ना, लड़का का भरोसा तोड़ना और लड़की को काट के फ्रिज में डाल देना ही लव जिहाद है। वो बाबा क्या करवाता था, मुस्लिम समाज का बाबा, वो क्या करवाता था कि किसी भी महिला को अपने कूल और डैशिंग लड़कों को रखा है और किसी जो भी हिंदू धर्म की लड़कियां हैं उनको प्रलोभन दे करके, उनका धर्मांतरण करवा के, उनके साथ धोखा करके, उनके साथ शारीरिक संबंध बना के, मतलब बिना इथिकल कि ये किए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके बाद से उसको छोड़ देता था, उसको धोखा दे देता था। वो उस परिवार से आते हैं, उस पारिवारिक परिवेश से आते हैं जिस पारिवारिक परिवेश का 8,000 रुपया, 5,000 रुपया देना, 6,000 रुपया देना परिवार के लिए बोझ के रूप में है। आप स्कूल चला रहे हैं, आप पढ़ाएंगे लड़कों को तो आप पढ़ा के यही ना कहते हैं कि बाबू तुम डीएम बनेगा, ये नहीं ना कहते हैं बाबू तुम जाओ कल से गिट्टी ढोएगा। और तब भी ये मुंह से निकलता है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। नौजवानों से बेहतर कोई नहीं बताएगा। आप नौजवानों से पूछिए और जाइए तमाम उन विधायकों से पूछिए, उन सांसदों से पूछिए जो विगत 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से एक पार्टी में घुस करके अपना विधानसभा बचाए हैं, अपना लोकसभा बचाए हैं। इलाहाबाद में क्या है कि इलाहाबाद के युवा आपके दुकान पे पकौड़ी कोई छान रहा है तो वहां पकौड़ी खड़ा होकर छानेगा और अपना आवाज मजबूती से उठा के वहीं से संदेश सदन तक भेज देगा, वहीं से संदेश बड़े बड़े नेताओं तक भेज देगा। वो युवा किसी भी कैलाश टोल मोड़ पे, जादवपुर मोड़ पे, बंजारी, आरआर मोड़, हजियापुर, कहीं भी किसी चौराहे पे बैठ करके सब्जी वाले के दुकान पे अपना आंदोलन नहीं कर सकते। मित्र का मतलब एक ही होता है सर, हम जो जानते हैं, मित्र का मतलब होता है आत्मा। आत्मा, मित्र मरा, आत्मा मरी। कई बार गलती से हम फोन लगाए कि भैया तो हुई नू, एक बार बात कर, फिर लगा कि अरे यार हमको विश्वास ही नहीं हुआ है सर आज तक कि प्रखर भैया नहीं है। उस लड़की को कोई लड़का मिल गया तो 4 दिन हुआ उसको मिले, उसके साथ वो ख्वाब देखेगी कि शादी हो गया, बाल बच्चे। जितने भी युवा हैं जो ऊर्जावान हैं वो हुंकार दल में जुड़े, और हुंकार दल में जुड़ने के बाद गोपालगंज की जो बूढ़ी मानसिकता वाली राजनीति है उसका बदलाव हो। और उसका बदलाव कब होगा? जब युवा मुखर होकर के एक मंच पे आएंगे, और जब एक मंच पे आएंगे और एक स्वर में चिल्लाएंगे तब वो सब बदलेगा। सनातन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो गोत्र है, और हम गोत्र मिलाइए, और गोत्र आपका नहीं मिलता है तो आप गलत हैं, आपका शादी विवाह करने का अधिकार नहीं है। बाप के लिए उसकी बेटी उसकी शान है और उसका गौरव है। प्रखर दुबे हमारे मित्र नहीं थे सर, प्रखर दुबे हमारे बड़े भाई थे। मतलब पुलिस का लाठी ही है, पुलिस का डंडा ही है जो याद दिलाते रहता है बार बार, सुनो तुम इसी के लिए बने हो, तुमको यही करना है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी जनता जज देख रहे हैं। हमारे इस चैनल पे आज के अतिथि हैं हुंकार दल के संस्थापक और एक क्रांतिकारी नेता, एक नौजवान, ऊर्जावान और सामर्थ्यवान नेता विपुल चौबे। आज इनका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। और आपको भी एक बात के लिए धन्यवाद देंगे कि गोपालगंज के आप सबसे प्रथम पॉडकास्टर हैं। अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल जी, आपके बारे में हमको पता है कि आपने हुंकार दल की स्थापना की है। क्या सोच के इस हुंकार दल की स्थापना की है? सर, हुंकार दल बनाने का उद्देश्य था कि जैसे अभी का राजनीति जो गोपालगंज का चल रहा है, गोपालगंज के साथ साथ पूरे बिहार का जो राजनीति चल रहा है, वो उसमें नेता जो हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं। हालांकि हम अपने बुजुर्गों का मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि युवा का जब सहभागिता होगा तो बेहतर विकास होगा। उनके पास नया आइडिया है, उनके पास इनोवेट करने की क्षमता है। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनका मानसिकता उस हिसाब का हो गया है कि ठीक है, यहाँ के लड़के गुजरात जाएंगे, यहाँ के लड़के यहाँ पढ़ने जाएंगे, कोई यहाँ कलेक्टिव रूप से गोपालगंज में नहीं रुकना चाहता है। ये इस बात का गवाह है कि बुजुर्ग मानसिकता से गोपालगंज अपना पूरा ग्रसित था। हुंकार दल बनाने का मतलब ये था कि जितने भी युवा हैं जो ऊर्जावान हैं वो हुंकार दल में जुड़े, और हुंकार दल में जुड़ने के बाद गोपालगंज की जो बूढ़ी मानसिकता वाली राजनीति है उसका बदलाव हो। और उसका बदलाव कब होगा? जब युवा मुखर होकर के एक मंच पे आएंगे,
और जब एक मंच पे आएंगे और एक स्वर में चिल्लाएंगे तब वो सब बदलेगा। और जब बदल जाएगा तो देखिएगा कि गोपालगंज कितना सुनहरा लगेगा, सब कुछ होगा, यहाँ सब कुछ आएगा। सुई जहां है वहां तलवार की भी जरूरत है, जहां तलवार है, तलवार का काम सुई से नहीं होगा और सुई का काम तलवार से नहीं होगा। बिल्कुल। ये माना कि ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जावान नेताओं की जरूरत है, ऊर्जावान नौजवानों की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंसेटिव और पुराने नेता हैं उनके तजुर्बे का भी तो ख्याल रखना है। नहीं। अगर दोनों मिले तो कितना अच्छा हो। हम तो पहले ही बोल चुके हैं सर कि हम अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान ही किए हैं। हम जानते हैं कि जिस हिसाब की परिस्थितियां आजादी के बाद थी उस हिसाब से वो लोग बेहतर किए हैं। लेकिन अभी का जो समय है, अभी लोग डिजिटलाइज हो रहा है, अभी का लोग आईटी हब चाहता है, अभी का लोग डिजिटल भारत चाहता है। तो डिजिटल भारत, अब बुजुर्ग जो हो गए हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है डिजिटल भारत पे, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है आईटी हब के लिए। अब हम जैसे युवा आएंगे तो हम बताएंगे ना कि इसका जरूरत यहाँ पे है और इस हिसाब का जरूरत, अभी का जो समय का मांग है उस हिसाब से हम जानते हैं कि बिहार को और गोपालगंज को क्या चाहिए। अभी के समय में हमसे बेहतर नहीं कोई बताएगा। हम, आप जाइए गोपालगंज के हमसे का तात्पर्य विपुल चौबे या नौजवान, नौजवानों से बेहतर कोई नहीं बताएगा। आप नौजवानों से पूछिए और जाइए तमाम उन विधायकों से पूछिए, उन सांसदों से पूछिए जो विगत 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से एक पार्टी में घुस करके अपना विधानसभा बचाए हैं, अपना लोकसभा बचाए हैं। उनसे जाके पूछिए, उनका विजन ही है सिर्फ और सिर्फ अगला लोकसभा का टिकट कैसे पाना है, अगला विधानसभा का टिकट कैसे पाना। उनका मात्र विजन यही है। उनका विजन ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे राजनीति पर घुसा के विधायक बना दें। एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, नाम नहीं रखेंगे किसी का, लेकिन सबका यही मुद्दा है कि हम, हमारे बाद ये। विकास का मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा होता तो गोपालगंज की बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरा हो गई होती, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि नेता सिर्फ और सिर्फ अपने आगामी चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, नेता सिर्फ अपने बाल बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। तो हुंकार दल खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? हुंकार दल खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि एक मंच पे युवाओं को ले आकर के इकट्ठा करना और हर एक आवाज जो सार्थक आवाज है, जो सामाजिक आवाज है, उसके लिए मुखरता से आवाज उठाना। और हम लोग मुखरता से आवाज भी उठाते हैं हर सामाजिक मुद्दों पे। क्या आपको लगता है कि आप जिस मकसद से हुंकार दल की स्थापना किए वो उसमें आप कामयाब हुए? कामयाबी सर 1-2 दिन में नहीं मिलता है। कामयाबी के लिए रास्ता लंबा होता है, सफर लंबा है, अभी धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन हाँ, कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। समय लगेगा। पेड़ बनने में, वृक्ष बनने में उसे समय लगता है। क्या पौधा तैयार हो चुका है? बिल्कुल पौधा तैयार है, जड़ मेरा तैयार है और उसी जड़ के बलबूते पे खड़ा होंगे और खड़ा हो जाएंगे। हम अपने सहयोगियों के साथ, हम अपने भाइयों के साथ, हम अपने समर्थकों के साथ, हम अपने छोटे बड़े बुजुर्गों के साथ, जो भी हमारे अपने हैं, उन सभी के साथ जिस दिन पेड़ मजबूती से खड़ा हो जाएगा उस दिन उसमें का फल मीठा होगा और लोग खाएंगे तो आनंद आएगा। छांव भी देंगे हम। क्या बात का दावे के साथ करें, छांव भी देंगे। अच्छा, अभी राजनीति से आप प्रेरित हैं, राजनीति में हैं, और राजनीति की शुरुआत आपकी, हमको जहां तक पता है, इलाहाबाद से हुई है। पूरा इलाहाबाद में आपकी राजनीति हुई। वहां आपको पुलिस ने बड़े बेरहमी से टांग के मेढक की तरह लेके गए थे। क्या कहेंगे इस पे? सर, शुरू से कॉमरेड रहे हैं हम। कॉमरेड? हाँ, हम लड़ना जानते हैं। कहीं भी अन्याय हुआ, कहीं भी कोई दुराचारी हुआ, कहीं भी किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम लड़ने वाले लोग हैं और हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और पुलिस से, अधिकारी से, वकील से, कोर्ट से, जैसे भी बात करना है, हम अपना हक हुकूक जानते हैं, हम बेहतर दिशा जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बेहतरीन अपना बात रखना जानते हैं और लड़ना जानते हैं। अब आप लड़िएगा और जहां भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ आपको पुलिस उठाएगी। और पुलिस का उठाना इस बात का गवाह है कि विपुल चौबे कहां से कहां का रास्ता तय करने के लिए मनोबल मजबूत किया है। मतलब पुलिस का लाठी ही है, पुलिस का डंडा ही है जो याद दिलाते रहता है बार बार कि सुनो, तुम इसी के लिए बने हो, तुमको यही करना है। और वो लाठी हमको सबक सिखाता है, वो जेल में हमको सबक सिखाता है। वो जेल कहता है कि तुम रहे हो मेरे अंदर इतना दिन, तो अब तुमको हिम्मत हारना नहीं है, तुमको आगे बढ़ना है। तो वहां से प्रेरणा मिलता है। सर, पुलिस का उठाना अच्छा बात है। इलाहाबाद में आपको हमने देखा, एक फेसबुक के माध्यम से देखा था कि आपको पुलिस ने बहुत बुरी तरह से उठा के ले गए और आपकी पूरा खातिरदारी किया था। क्या कहेंगे? देखिए सर, गरीब की आवाज हो, किसानों की आवाज हो, हालांकि हम जब भी इलाहाबाद में जो आंदोलन किए हैं वो छात्रों की आवाज के लिए किए हैं। वो चाहे बिहारी छात्रों की आवाज हो, वो चाहे
छात्र संघ बंद होने की आवाज हो, वो चाहे किसान आंदोलन भी हम लोग किए थे, वो चाहे जो भी मुद्दा रहा हो जिससे एक तबका अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, उन लोगों के साथ हम लोग खड़ा होकर के लड़े हैं। और जब लड़े हैं तो उसके बाद लाठी भी खाए हैं, इस बात का गर्व भी है। लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, और तब भी ये मुंह से निकलता है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। क्या बात तो है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है सर, हम लोग सीखे हैं, धूसर माटी से खेल के बड़े हुए और लड़ना भिड़ना उठा पटक सब जानते हैं। इससे डरने वाली चीज नहीं है, सब कुछ सिखाता है जीवन में। जीवन का हर एक पहलू आपको एक अध्याय बन के सामने आता है, जो कि आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और जब पढ़ लिख के समझ जाइएगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा, सब काम मुखरता से और बेहतर होगा। विपुल चौबे और राहुल गांधी में क्या संबंध है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के मजबूत नेता हैं, और लोकप्रियता जो होती है ना, वो दो पहलू में बांटा जाता है। वो दो पहलू ये कहता है कि मजबूत जो भीड़ है वो एक तरफ है, और वही सेम मजबूत भीड़ एक तरफ है। सबका मानना अपना अपना है। मेरा भी मानना है कि वो मजबूत विपक्ष हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय और राजनीति में देना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। हालांकि जो भी विपक्ष है वो अपना काम मजबूती से करता है। विपक्ष की भूमिका अगर विपक्ष वाले भूल जाएं तो फिर सत्ताधारी आवारा हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी अभी तो वर्तमान में तमाम लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अच्छा है, अभी संघर्ष कर रहे हैं, बेहतर है। विपुल चौबे कभी कांग्रेस एनएसयूआई के एक सक्रिय सदस्य और अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल। कांग्रेस से आपका क्या रिश्ता है वर्तमान में? देखिए, हम जब कांग्रेस एनएसयूआई में थे, और कांग्रेस का विंग्स है, एनएसयूआई में जब थे हम पूरा बलिया से लेकर के दिल्ली तक हम कार्यक्रम किए हैं। बलिया से लेकर के दिल्ली तक एक पदयात्रा निकला था, एक हमारे सीनियर हैं बाबुल सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में। उसमें हम लोग पैदल, उसमें हम लोग बाइक के माध्यम से दिल्ली तक गए थे लोग। और एनएसयूआई में बेहतर अनुभव रहा है, चूंकि देखिए जब संघर्ष की बात आएगी तो अगर आप विपक्ष में रहिएगा तभी संघर्ष मजबूती से करिएगा। संघर्ष करने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी कार्यक्रम किए हैं वो सब एनएसयूआई के बैनर तले किए हैं, और एनएसयूआई का बैनर बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको साइड लाइन कर देंगे। अभी आपका उससे क्या संबंध? संबंध सबसे है, उसमें का जो भी पदाधिकारी हैं सबसे मेरी बात है। कांग्रेस से संबंध है कि नहीं, कांग्रेस से अभी कोई रिश्ता। कभी आप राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, बिल्कुल, और फिर आज कह रहे हैं संबंध नहीं है, तो पलटू चेहरा में और आप में कोई अंतर है? नहीं, देखिए, हम उतना बड़ा राजनीतिक विरासत नहीं लेकर पैदा हुए हैं, ना उतना बड़ा मेरा राजनीतिक ओहदा भी हुआ है, लेकिन हम हमारे पलट जाने से बिहार का भविष्य नहीं पलट जाएगा, हमारे पलट जाने से एक पूरा विजन नहीं पलट जाएगा हमारा। देखिए, अभी शुरुआती दौर है, जब धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हुआ तो लगा कि हाँ भाई, ये हमारे मन लायक इसमें काम नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी चीज को थोप देना और किसी चीज को प्यार से करवा लेना बहुत अंतर है। तो एनएसयूआई में हमको लगा किसी चीज को थोपा जा रहा है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, हमारे जो गोपालगंज की मेंटलिटी है, क्योंकि हम गोपालगंज के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारी जो गोपालगंज की मेंटलिटी है और गोपालगंज के जो युवा हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, वो युवा किसी भी कैलाश टोल मोड़ पे, जादवपुर मोड़ पे, बंजारी, आरआर मोड़, हजियापुर, कहीं भी किसी चौराहे पे बैठ करके सब्जी वाले के दुकान पे अपना आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ये हम गोपालगंज के युवाओं को पढ़े हैं तब बता रहे हैं। इलाहाबाद में क्या है कि इलाहाबाद के युवा आपके दुकान पे पकौड़ी कोई छान रहा है तो वहां पकौड़ी खड़ा होकर छानेगा और अपना आवाज मजबूती से उठा के वहीं से संदेश सदन तक भेज देगा, वहीं से संदेश बड़े बड़े नेताओं तक भेज देगा। लेकिन यहाँ की मेंटलिटी ये है कि यहाँ के युवा आपका साथ वहां नहीं देंगे। एक पहलू ये है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए, तो मतलब यहाँ की जो मेंटलिटी है वो कुछ मैच नहीं किया। दूसरा कि इस हमारे पहले जो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष थे वो किसी गलत इसमें आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े जाने के बाद हम कुछ भी करते थे तो लोग एक उसी नजरिए से देखता था। मतलब एक टैगलाइन लगाता था कि ये भी। इन तमाम चीजों को जब सोचा गया तो हमारे पिताजी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, बेशक। तो पिताजी के निर्णय के बाद हम लोग हम एनएसयूआई से थोड़ा सा साइडलाइन हुए। हालांकि एनएसयूआई खराब नहीं है, उसमें के जो इसके पूर्व के लोग जो जुड़े थे, हम चाहे थे सुधारें, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाए हम। फिर भी प्रयास है कि अब बेहतर करेंगे, इसीलिए हम हुंकार दल बनाए। हुंकार दल किसी भी जात का सपोर्टिव नहीं है, किसी भी पंथ संप्रदाय का सपोर्टिव नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ब्राह्मणवाद का सपोर्ट आपको करते अक्सर देखे हैं।
ब्राह्मण होना सर गौरव का बात है, ब्राह्मण होना खराब थोड़े है, ब्राह्मणवाद नहीं। नहीं, ब्राह्मणवाद को सपोर्ट नहीं करते नहीं, देखिए। ब्राह्मणवाद अच्छा अच्छा, क्या है ब्राह्मणवाद? शंकर जी के बयान को लेके बोल दिए कि ब्राह्मणवाद, तो आपका सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो हमारा अनुभवी नेता है जो विधानसभा तक पहुंच गया है, उससे जाकर पूछिए कि इतना गैर जिम्मेवार वाला बयान कैसे दे दिया। अच्छा, उनको ये भी बुलाया जाएगा तो उनसे पूछा अरे जाएगा। सर, हमारा देखिए ब्राह्मण होने का गर्व है हमको, एकदम रहेगा, और इसको हम 100 समाज के बीच में कहेंगे कि है, लेकिन हमारे ब्राह्मण होने का गर्व है बस इसलिए है कि हम दूसरे जात को गाली नहीं देते। अच्छा, ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मण देखिए, किसी भी चीज में वाद लगाइएगा तो वो विवाद का रूप पकड़ता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। नहीं, एक विपुल चौबे जो कि एक अच्छे नेता है, इनसे जानना चाहेंगे हम, हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये बहुत ज्यादा उछलता है। लोगों को आप कन्विंस कीजिए कि क्या है ये, इसमें अच्छाई है बुराई क्या है, बताइए। ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मणवत्व हो सकता है। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व, हाँ वो हो सकता है, ब्राह्मणवाद ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे कोई नेता बयान दे देगा कि ब्राह्मणवाद ये है वो, हम ये भी कहेंगे कि हम नींबू के साथ साथ नमक हैं, और इस दोनों पहलू को हम समझा रहे हैं आपको। ब्राह्मण वो है जो 1000 लीटर हो चाहे 10,000 लीटर दूध हो, उसमें एक बूंद पड़ेगा दूध में तो वो दूध को फाड़ देगा। और नमक हो, नमक इसलिए कह रहे हैं कि वो नमक इस हिसाब से है कि 1000 किलो सब्जी हो चाहे 1 किलो सब्जी हो, उसमें स्वाद अनुसार डालिएगा तो मजा दे देगा। तो दोनों हमारे पास है। अब आप इसको ब्राह्मणवाद के हिसाब से लीजिए, आप इसको दूसरे पहलू से क्या है हम ये जानना चाहें। कुछ नहीं है सर, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, नहीं, हम नहीं मानते। और ब्राह्मण को तो कहते हैं, हमने जहां तक पढ़ा है कि ब्रह्मत्व जनासी ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वही हाँ, ब्राह्मण वही है, ब्रह्म के उपासक हैं ब्राह्मण। हाँ, जिनकी रचना ब्रह्म से हुई वो है ब्राह्मण। तो ये ज्यादा डिबेट का मुद्दा है ही नहीं कि आप क्या है, ब्राह्मण है ये। नहीं, ब्राह्मण है ये प्रश्न नहीं था। हाँ। प्रश्न ये था ब्राह्मणवाद क्या है। ब्राह्मणवाद पे क्या ही बोलना सर, हम कह ही रहे हैं कि विवादित चीज को देखना ही नहीं है, नहीं देखना है, नहीं बिल्कुल नहीं देखना है। विपुल चौबे एक क्रांतिकारी नेता हैं ही। आप एक हमेशा मुद्दा उठाया करते हैं जिसके कारण आप पॉपुलर भी हैं और लोग जानते हैं आपको। गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी बनने के कई क्राइटेरिया होते हैं, किस बेस पे आप गोपालगंज में यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं? जरूरी है लेकिन किस बेस पे? हम पहला ये कारण हो सकता है सब है कि डिस्टेंस का मानक हम लोग देख लें कि हम लोग का यहाँ से छपरा का दूरी 100 किलोमीटर पड़ जाता है। छपरा में जेपी विश्वविद्यालय है, यहाँ से आप मुजफ्फरपुर चल जाइए वो भी लगभग 100 किलोमीटर, 124 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के बाद ही है। हम लोग के गोपालगंज से कहीं भी किसी भी जिला में चूंकि 6 विश्वविद्यालय है, आप उस विश्वविद्यालय को अपना डिस्टेंस के मानक से देखिए तो वो पूरा अपना मानक ये कहता है कि 60 से 80 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो आपके जिला को नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय। पहला मानक ये है कि 100 किलोमीटर से नजदीक हमारे गोपालगंज से नहीं है कोई। देखिए, आप वही तथ्य बोलिएगा, जनता जो सुन रही है वो तथ्य पे बोलिए। एकदम बता रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे पलायन, जो भी गोपालगंज में 27,40,000 की जनसंख्या है, एग्जैक्ट 27,40,000 की जनसंख्या है, मतलब ऊपर नीचे 2-4-10 हो जाएगा। वो जनसंख्या में आप 27,40,000 में लगभग 17% युवा हैं, और वो युवा शिक्षा के लिए पलायन, हाँ, जो शिक्षा के लिए पलायन कर जाते हैं, यहाँ से गोरखपुर चल गए, दिल्ली चल गए, बेंगलोर चल गए, बनारस चल गए, तमाम जगहों पे वो लोग पलायन करते हैं। और उसके बाद उनकी समस्या ये है कि वो उस परिवार से आते हैं, उस पारिवारिक परिवेश से आते हैं जिस पारिवारिक परिवेश का 8,000 रुपया, 5,000 रुपया देना, 6,000 रुपया देना परिवार के लिए बोझ के रूप में है। तो इस हिसाब से विश्वविद्यालय आना चाहिए। विश्वविद्यालय इस हिसाब से भी आना चाहिए कि विश्वविद्यालय आएगा तो रोजगार का स्रोत बढ़ेगा, तमाम जो अपार्टमेंट बनेंगे, पीजियां बनेंगी, डेलीगेसियां बनेंगी, छात्रों का रहने के लिए लाइब्रेरी बनेगा, छात्रों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था होगा। आय के हिसाब से भी विश्वविद्यालय अपना मानक पूरा कर रहा है कि ज्यादा युवा हैं जो पढ़ने के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये 3 मुद्दा है जिसके लिए हम लोग मुखरता से लड़ रहे हैं, और इसी 3 मानक को हम लोग हर जगह रख रहे हैं। कहाँ बाधा आ रहा है कि ये काम नहीं हो पा रहा है? हाँ, हमारी लड़ाई में बाधा आ रही है। कहाँ आ रहा है बाधा? ये है सर कि हम लोग उतना अभी मजबूत होकर नहीं लड़ पाए थे,
कि हमारे विधायकों को और हमारे सांसदों के कान में जू रेंग दे। अच्छा, ये एक बात आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही की बात अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अमरेंद्र पांडे, हाँ, पप्पू पांडे ने बिल्कुल, बिल्कुल, इस बिल्कुल। यूनिवर्सिटी की बात कहा, तो आप कह रहे हैं कि एमएलए नहीं बात उठा रहे हैं, नहीं, तो गलत बात है। हम बता रहे हैं, अभी हम लोग जो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम इतना पॉपुलर हुआ है कि वहां से पत्रकार समाज उठ के जाके तमाम विधायकों का इंटरव्यू ले रहा है। और विधायक जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम तमाम पत्रकारों को धन्यवाद देंगे कि विधायक से मुखरता से पूछ रहे हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाया जा रहा है, आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब हमारा मेहनत और अब हमारा संकल्प इतना टाइट और इतना मजबूत हो रहा है कि तमाम विधायकों तक ये बात पहुंच रहा है। हालांकि हम हुंकार दल में फिर आते हैं कि वो बूढ़ी मानसिकता वाले नेता ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय की जरूरत भी है कि नहीं है। गोपालगंज में विश्वविद्यालय युवा मांग रहे हैं, ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हुंकार दल भी बनाया गया और इसीलिए मजबूती से लड़ाई विश्वविद्यालय के लिए लड़ा जा रहा है। एमएलए तो आजकल आपकी बात उठा रहे हैं ना? उठाएंगे ना, क्यों नहीं उठाएंगे। अरे आप पहले कहते कि नहीं उठा रहे हैं कोई। हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग पर्चा बांट रहे थे। आपके पास भी हम आज से 2 साल पहले पर्चा लेके आए थे, आप भी उसका समर्थन किए थे और तमाम जगहों पर हम लोग पर्चा बांटे। अभी तक आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 लाख लोग हस्ताक्षर अभियान पे हमारे साइन कर चुका है और पर्चा हम लोग उन तक पहुंचाए हैं। पर्चा पहुंचाने के बाद उनको जागरूक किया गया था कि आपके लिए ये लड़ाई लड़ने जा रहा है आदमी। अब 14 ब्लॉक में हम गोपालगंज विश्वविद्यालय के लिए 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, 1 दिवसीय सभा कर रहे हैं और तमाम लोगों को बता रहे हैं कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय आएगा तो कितना बेहतर होगा। और वो लोग को हम इस बात के लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा आंदोलन गोपालगंज में पहुंचेगा उस दिन आप ज्यादा दिन के लिए नहीं, हम अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम ज्यादा दिन के लिए गोपालगंज के किसी युवा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक दिन 2-2 घंटा का अपना समय निकाल करके हमारे उस आंदोलन में पहुंचिएगा और जिस दिन आप उस आंदोलन में पहुंच करके उस आंदोलन को क्रांति का रूप दीजिएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय तो छोड़िए, जो मांगेंगे वो मिलेगा और गोपालगंज को लंदन बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय आएगा, लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो भी नहीं कह रहे हैं कि पटना को पुणे बनाएंगे, बिहारी को मुंबई बनाएंगे। वो ज्यादा जानते हैं, हम लोग थोड़ा कम जानते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से बोल रहे हैं। आप तो सीधे लंदन पे चले जा रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना कि यहाँ के लोग पढ़ेंगे तो उनकी मानसिकता लंदन के लोगों की तरह हो जाएगी। आप स्कूल चला रहे हैं, आप पढ़ाएंगे लड़कों को, तो आप पढ़ा के यही ना कहते हैं कि बाबू तुम डीएम बनेगा, ये नहीं ना कहते हैं बाबू तुम जाओ कल से गिट्टी ढोएगा, नहीं ना बोलते हैं। बस इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि लंदन वाला मामला होगा, मतलब लंदन की तरफ सोच बढ़ेगा। हम लंदन बनाने के लिए कैसे कर देंगे, मेरे तो कोई औकात ही नहीं है। हम गरीब परिवार के लड़के लंदन थोड़े बनाएंगे, हमारे नेता को सोचना चाहिए। हालांकि लंदन बनना कोई बड़ी बात नहीं है सर, लंदन बन सकता है, लेकिन बनाने वाले नेता के पास उतना टाइट विजन होना चाहिए कि लंदन कैसे बनेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर एक दिन होगा सर, बिल्कुल मिलेगा विश्वविद्यालय। यानी कि आपके कहने का मतलब विश्वविद्यालय में जितना अवरोध हमारे नेतागण लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ के नागरिक लोग और युवा समर्थन न देके कर रहे हैं। नहीं, नागरिक लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन युवा समाज खड़ा भी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि युवा समाज सिर्फ फेसबुक पे खड़ा हो रहा है। फेसबुक पे खड़ा। आप एक बार, जैसे हम बरौली गए, बरौली के जितने भी जागरूक युवा थे, जितने भी लड़ने वाले युवा थे, जो हमारे जैसे युवा हैं, जो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, तो हमारे जैसे जितने भी युवा थे सबका समर्थन मिला था सर। लगभग 100-200 युवा आए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, हम चाहते हैं कि जिस ब्लॉक में कार्यक्रम हो उस ब्लॉक में कम से कम 5000 लोग इकट्ठा हो। हम इसके लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है। लेकिन कोई बात नहीं है, इस चीज को मजबूती से हम ले रहे हैं कि 50 लोग भी आ रहे हैं, 200 लोग भी आ रहे हैं, तो वो उनका सोच बदल रहा है और उनका सोच बदलेगा तो हमको यहाँ जिला में भी समर्थन करेंगे, पटना भी जाकर समर्थन करेंगे और पटना तक नहीं मिलेगा तो दिल्ली तक जाया जाएगा और वहां से लिया जाएगा विश्वविद्यालय। एकदम दावा के साथ कह रहे हैं। ईश्वर आपकी आवाज को यूं ही बुलंद रखें। और ये बताइए, आप हुंकार दल की स्थापना किए, हुंकार दल की स्थापना किए तो आपके साथ आपके बहुत सारे मित्र साथ जुड़े, उनमें से कुछ मित्र आज आपके परम विरोधी बने हुए हैं। क्या रीजन है कि जो आपके साथ चला मित्रता आपने नहीं निभाया? कहाँ कहीं कमी रह गया कि आपके जो परम मित्र हुआ करते थे वो कुछ आज आपके शत्रु बने हुए हैं? सर ये इसका 2 पहलू है।
पहला ये है कि आप मित्रता की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। हमारे राजनीतिक जीवन को देख करके प्रभावित हुए लोगों का जुड़ाव की बात कर रहे हैं। नहीं दोगे आप, अगर आप राजनीतिक बात जीवन, कर रहे हैं, राजनीतिक हाँ। जीवन को देख के प्रभावित जो लोग होंगे हाँ, वो उसका दुष्प्रभाव नहीं करेंगे, श्योर है कि आपके समर्थन में आएंगे या आपके कंपटीशन में आएंगे। लेकिन आपसे अगर किसी को ईर्ष्या हो रही है, मान लीजिए कि आपसे, आपको वो देखना नहीं चाह रहा, चाहे कुछ ऐसा हो रहा है, तो कुछ न कमी तो आप में भी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही ही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। चलिए इस पे एक हमको भी शायरी याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कारवा कहाँ लूटा, मुझे रहबरों से सवाल नहीं, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्या बात। तो बात यह है सर कि अब जिसका आना जाना जो लगा रहेगा वो तो चलते रहेगा। मित्र का मतलब एक ही होता है सर, हम जो जानते हैं, मित्र का मतलब होता है आत्मा। आत्मा, मित्र मरा आत्मा मरी, मित्र के साथ धोखा आत्मा के साथ धोखा। मित्र वही होता है कि जो आपके, आप जैसे हैं, आप जिस हिसाब के हैं, आप जिस रंग के हैं, आप जिस पॉकेट के हैं, आप कैसे भी हैं, मित्र का मतलब वही होता है कि आपको स्वीकार करे। आपका चेहरा भी भावुक हो गया, कहीं आप प्रखर दुबे की ओर तो नहीं जा रहे हैं? प्रखर दुबे हमारे मित्र नहीं थे सर, प्रखर दुबे हमारे बड़े भाई थे। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। आज उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम देंगे। वो जहां रहें महादेव की तरह रहें, राजा थे वो, और वो हमारे मित्र नहीं, हमारे बड़े भाई थे। हमारे लिए वो बहुत काम किए हैं, हमारे लिए बहुत समर्थन अपना दिए हैं। उनका समर्थन एकदम मेरे पिता की तरह रहा है, और उनका समर्थन मिलना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम गोपालगंज में अकेले आए थे, प्रखर भैया हमको खड़ा किए, प्रखर भैया मेरा मदद किए, और उनके मदद से और हम अपने जोश जुनून से सब कुछ हुआ। प्रखर भैया के लिए क्या ही बोले, प्रखर भैया के साथ जो गलत हुआ उसके लिए आदमी आज भी मतलब मन दुखी रहता है। आज लगता ही नहीं है सर कि वो इस धरती पे नहीं है, लगता है कि अभी फोन करेंगे प्रखर भैया आएंगे। और अब कई बार गलती से हम फोन लगाए कि भैया तो हुई नू, एक बार बात कर, फिर लगा कि अरे यार हमको विश्वास ही नहीं हुआ है सर आज तक कि प्रखर भैया नहीं है। दुख है इस बात का, और इस दुख को हम किसी से बता नहीं पाएंगे, इतना दुख है उनके लिए। लेकिन बस ये है कि उनका मरना राजनीतिक रूप ले गया, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि न जाने क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अरे वो शेर थे, और उनका अलग मानना था, उनका अलग मानक था, वो अलग आदमी थे, उनके जैसा कोई नहीं है। वो जो भी करता था एकदम सामने कर, उनके जैसा कह तो रहे कोई नहीं है गोपालगंज में, और वो थे तो हिम्मत थे, नहीं है हिम्मत टूट गया है, सही बता रहे हैं। फिर से खड़े होंगे ना? बिल्कुल खड़े होंगे सर। अच्छा, उन मित्रों के बारे में बताइए जो आप आखिर में जो पूछना चाह रहे थे कि जो मित्र आपसे खफा है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मित्र तो आप में भी होगी। कोई मित्र खफा नहीं है सर हमारे। खफा है, आप अगर कह देंगे कि नहीं खफा है तो हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि आपके मित्र खफा हैं, जो आपके साथ स्टैंड में एकदम खड़े रहे। आज वो कुछ मित्र आपसे नाराज हैं, तो उनको या तो आपको जाके मनाना चाहिए या अपनी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि उनसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। आप कह देंगे कि भी नहीं खफा है तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, चलिए हम आपकी बातों को मान लेते हैं कि कुछ मित्र अगर खफा हैं तो इसका एक ही काम हम कर सकते हैं कि उनसे माफी मांग सकते हैं। अगर हमसे जो भी गलती हुई होगी तो हम उससे माफी मांग सकते हैं, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए ना कि हम खफा हैं, क्या क्यों है, हम आपसे क्यों खफा है, ये भी तो बताइए। मित्र हैं अगर आप, तो आप आ करके समाज में ना आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मित्र का एक और परिभाषा होता है कि वो समाज में आप कैसे भी हैं आपका समर्थन करेगा। आप हट रहे हैं जब हमसे, तो अकेले मिलते ही हैं आप, तो आप जब हमसे अकेले मिल रहे हैं तब आप हमको बताइए ना कि विपुल तुम्हारे में ये गलती है, विपुल तुम्हारे में ये कमी है, हम उसको नहीं सुधारे तब ना मित्रता टूटेगा। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आप में कोई कमी हो, आपका मित्र है, आप हमको मित्र कोई नाराज है तो आप स्वीकार करेंगे। मित्र मतलब अनफिल्टर्ड, मतलब मित्र में फिल्टर नहीं होना चाहिए। विपुल चौबे एक अच्छे वक्ता हैं, और एक अच्छे वक्ता से एक अच्छा प्रश्न है कि लव जिहाद एक मैटर है जो हमारे गोपालगंज में आंकड़ा निकला, आंकड़ा नंबर 2 से, जिसमें दिखाया गया लव जिहाद क्या है। फ्रीज में कटे कुछ लोगों को दिखाया गया। क्या है ये लव जिहाद? जिहाद वर्ड ये क्या है, जरा बताइए लोग। बड़ा शानदार और गंभीर सवाल है सर। मेरे अनुसार सर लव जिहाद है कि जैसे मान लीजिए कि प्रेम को उठाते हैं पहले,
प्रेम में मतलब एकदम पारदर्शिता बननी रहनी चाहिए। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, चाहे हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब किसी से भी प्रेम कर रहा है, मजहब और धर्म और संप्रदाय का मतलब धर्म नहीं, उस धर्म का, उस विचार का, उस पंथ का एक व्यक्ति जो प्रेम कर रहा है और प्रेम में पारदर्शिता नहीं ला रहा है। जैसा हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, दिल्ली में एक लड़की को सही में फ्रिज में काट के बंद कर दिया गया। वो दिल्ली वाली जो लड़की जिसको काट के फ्रिज में बंद किया गया, वो कटने के लिए तो गई नहीं थी उसके घर, वो तो प्रेम करके गई होगी। प्रेम में पड़ी ही महिला चाहे पुरुष कुछ भी कर सकता है, तो वो प्रेम में पड़ के अगर उसके घर गई, यानी कि उस पे भरोसा था। बिल्कुल। और भरोसा उसका तोड़ना, लड़का का भरोसा तोड़ना और लड़की को काट के फ्रिज में डाल देना ही लव जिहाद है। ये और एक और बात बता रहे हैं, अच्छा जी, जबरदस्ती इसमें हम बता रहे हैं, सुनिए। हाँ बोलिए। जबरदस्ती किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ धर्मांतरण करवा देना लव जिहाद है। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो। आजकल ईसाई समाज के ज्यादा लोग प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करा रहे हैं। लव जिहाद इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग हियर। अच्छा, ये यहाँ भी विपुल चौबे से प्रश्न है कि जिहाद क्या होता है? किसी भी, देखिए, किसी भी चीज को छुपा करके मन में उसको, मन का हत्या कर देना ही जिहाद है। नहीं, अगर हम बताना चाहेंगे, बताइए बताइए सर। जिहाद वर्ड होता क्या है? जिहाद वर्ड होता है, बहुत एक पवित्र वर्ड कहिए तो इसे है। जिहाद मतलब अन्याय, बुराई या किसी भी तरह के गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना, अगर झूठ बोलना छोड़ दिए तो आपने झूठ के खिलाफ जब जिहाद किया, तो जिहाद का शाब्दिक अर्थ ये होता है। जैसे कि मतलब मैंने जो पढ़ा है, जिहाद का शाब्दिक अर्थ है अन्याय, झूठ, मतलब गलत काम के विरुद्ध आवाज उठाना या गलत काम को रोक देना ही जिहाद है। अब ऐसे में लव जिहाद की बात आई, तो लव जिहाद में जो लोग दोषी हैं, कितने लोग कैमरा पे फोटो खींच के उसे शेयर करते हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि जो दोषी है उसको तुरंत सजा देना जरूरी है। बिल्कुल सजा देना जरूरी है। हाँ, एकदम सजा देना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी धर्म। हाँ, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना ज्यादा बेहतर है। कोई हिंदू लड़का कोई गलत काम कर दिया तो पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम करना जरूरी है कि जो किया, जिसने देखा, उसको ऑन द स्पॉट सजा देना ज्यादा बेहतर है। ऑन द स्पॉट सजा देना जरूरी है। एक और चीज जो मार्केट में सर चलता है, हम उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर लव जिहाद का जो शब्द है, ज्यादातर जो शब्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज के लिए ही टारगेट किया गया है और ज्यादातर ये फिट वहीं बैठ रहा है। नहीं, क्या है कि हम जिस प्रकार देखेंगे वैसा ही दिखता है। अच्छा, जो दिखाया जाए वही दिखता है। हाँ, ये भी रहता है, ये भी। लेकिन सर हैदराबाद के प्रियंका रेड्डी, दिल्ली की शारदा, कलकत्ता में एक अभी लड़की का हुआ था बलात्कार, वहां भी बहन चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसा बता रहे हैं। ये ज्यादातर समस्या यही है। अब आप एक बाबा अभी लखनऊ से पकड़ा गया है, वो बाबा क्या करवाता था, मुस्लिम समाज का बाबा, वो क्या करवाता था कि किसी भी महिला को अपने कूल और डैशिंग लड़कों को रखा है और किसी जो भी हिंदू धर्म की लड़कियां हैं उनको प्रलोभन दे करके, उनका धर्मांतरण करवा के, उनके साथ धोखा करके, उनके साथ शारीरिक संबंध बना के, मतलब बिना इथिकल ये किए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके बाद से उसको छोड़ देता था, उसको धोखा दे देता था। प्रेम अनफिल्टर्ड होना चाहिए, हम बता रहे हैं। लेकिन अगर उसमें आप किसी भी चीज का आप एक पर्दा डाल रहे हैं, अपने आत्मा के भीतर कह रहे हैं हम, जैसे हम आपसे प्रेम कर रहे हैं और बीच में आप पर्दा डाल दिए, तो क्या प्रेम सर? इसका क्या निदान क्या? इसका निदान यही है कि देखिए, जो जिस धर्म से है उस धर्म में एकदम स्ट्रिक्ट रहे। हम लोग चरित्र के पूजक हैं, हम लोग चित्र और चरित्र दोनों को पूजते हैं, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि हम लोग ज्यादा चरित्र को पूजे हैं। हम सीता मैया को देख लीजिए, अरे रावण को भी देखिए, रावण का चरित्र खराब था इसलिए उसका विरोध होता है, नहीं तो रावण से बड़ा अखंड ज्ञान कौन था? महापंडित नहीं था, लेकिन उसका चरित्र खराब होने के कारण हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी भी धर्म के हैं,
आप अपने ही धर्म में अपना प्रेम फैलाइए। बेशक। आप अगर देखिए और दूसरे धर्म में प्रेम फैला रहे हैं तो उसको निभाइए, ना कि सम्मान। उसको काट के फ्रिज में डाल दीजिए। अगर कोई कोई भी करता है लड़की, कोई भी बहन, कल ही रक्षाबंधन बीता है, कोई भी बहन किसी भी पिता के लिए फ्रिज में कट के जमाने वाली कोई ये खिलौना नहीं है। किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी उसकी शान है और उसका गौरव है, और उसको आप काट के फ्रिज में डाल दीजिएगा, आप पछतावा पर से फेंक दीजिएगा। इसका निदान यही ना निकलना निदान चाहिए। ये है कि पर्दा हटाइए, जो करना है खुल के करिए। हमको गलत लगेगा कि ये सुनो, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़का है, मत करो, हम डांटेंगे अपने घर के लड़की बेशक बेशक बेशक। और डांटेंगे और समझाएंगे, उसके अंदर हम जागरूकता बढ़ाएंगे। ये हुआ है, ये हर संप्रदाय में होनी चाहिए। बिल्कुल हर मतलब संप्रदाय चाहे होना जो भी चाहिए। ये गलत स्टेप हाँ, आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे अपने संप्रदाय का लाज नहीं है, जिसे अपने घर परिवार का लाज नहीं है, बिल्कुल वही बिल्कुल कदम उठाएगा एकदम और सही बात उसके है। प्रति सब समाज को जागरूक होना चाहिए। हाँ, एकदम समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने अपने घर के बेटियों को समझाइए कि आप अपने ही धर्म में प्रेम कर सकती हैं। आप अपने ही जो आपका गोत्र है, क्योंकि हम लोग जो गोत्र के मानक हैं, सनातन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो गोत्र है, और हम गोत्र मिलाइए, और गोत्र आपका नहीं मिलता है तो आप गलत हैं, आपका शादी विवाह करने का अधिकार नहीं है। आप गोत्र मिलाइए, माता पिता का बात मानिए, और उसके बाद अगर आप कट जाती हैं, हालांकि बहुत ऐसा केस आता है कि माता पिता अगर अरेंज मैरिज करा रहे हैं तो दहेज को लेकर के तमाम ये होते रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये कम ही सुनने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि आप पिता हैं, आप माता हैं, आप भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आप दादा हैं, आप दादी हैं, तो अपने घर के बच्चों को एवं सशक्त बनाइए, उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए और बताइए कि किसी भी दूसरे धर्म में आप नहीं प्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। मेरा भी जनता से ये कहना है कि प्रेम बुरा चीज नहीं है, प्रेम जाति धर्म का मोहताज नहीं है, लेकिन प्रेम पवित्र होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, प्रेम जो शब्द है, अगर दुनिया में किसी लड़की से सबसे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है तो उसका पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला दुनिया में सर, एक पैदा ही नहीं लिया। एक मिनट मैं रुकूंगा कि पिता के बारे में, मैं भी एक पिता हूं, मैं भी जानता हूं कि क्या है पिता। बेटी को यदि थोड़ा सा बुखार लग जाए ना तो पापा को टाइफाइड पकड़ लेता है। ऐसे ही पापा की परी नहीं कही जाती हैं वो। अगर बेटियां, वो बेटी जो अपने बाप का बात नहीं मानी, अपने उस हीरो का बात नहीं मानी, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, जिसके लिए वो सब कुछ किया, और उसका बात जिसने अनादर कर दिया, तो मुझे कुमार विश्वास साहब की वो कविता याद आती है कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं इनको खो नहीं सकता, और मेरी चाहत को अपना तू बना ले ना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। क्या बात, हो नहीं सकता। तो जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई ना, तमाम नौजवानों को जो प्रेम के पीछे अंधे हुए हैं, और जो तमाम लड़कियां जो प्रेम के पीछे अंधी हुई हैं, वो प्रेम जरूर करें, लेकिन इतना बात ध्यान रखें कि आपके प्रेम के पीछे आपके पिताजी का पगड़ी है, आपके कदम से आपके पिताजी बहुत लज्जित हो सकते हैं। आप प्रेम करके एक दिन मरिएगा, लेकिन आपके पिताजी प्रेम करके, आपके प्रेम करने से जिंदगी भर मरते रहेंगे। मेरा भी विपुल बाबू आपके साथ यही कहना है कि प्रेम कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रेम करना है तो अगर लड़की है तो अपने पिता से कीजिए, अगर लड़के हैं तो आप अपनी माँ से कीजिए। इससे ज्यादा प्रेम कहीं नहीं हो सकता है। क्यों, मैंने सही कहा? एकदम सही सर। और वही तो कहा जा रहा है कि अगर आजकल की लड़कियां जो हैं, आजकल की लड़कियां ज्यादातर ये हो रहा है सर कि अगर कहीं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि उस लड़की को कोई लड़का मिल गया, तो 4 दिन हुआ उसको मिले, उसके साथ वो ख्वाब देखेगी कि शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए, हम शिफ्ट हो गए, हम खुश हैं, सुकून में हैं। अरे भाई, तुम 4 दिन के लिए अगर सपना देखना शुरू कर सकती हो तो तुम्हारा 40 साल 50 साल पुरानिया जो तुम्हारा बाप है, उसका सपना क्यों नहीं समझ पा रही हो? समझना उसके सपना को जरूरी है, ना कि 4 दिन का वो प्रलोभन और दिखावटीपन जो मोहब्बत है। इस संसार में अगर सतत निस्वार्थ प्रेम अगर कोई कर सकता है तो वो है माता पिता हैं। उनके पास कोई लोभ लालच और ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपको देने के लिए है, तो वो प्रेम है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बिल्कुल बिल्कुल, पिता से बढ़ के कुछ नहीं है, माता से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन आज के ये युवा समझ नहीं रहे, लेकिन इन्हें समझना चाहिए। विपुल जी, आपको हमने सुना कि आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे थे।
धार्मिक स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, जरा इस पर बताएं दर्शकों को। धार्मिक स्वतंत्रता सर एक संविधान के अनुच्छेद 25 से हम पढ़े थे उसको, कि धार्मिक स्वतंत्रता अपना संविधान इसलिए ये शब्द को लिखा है कि हम जिस भी धर्म के हैं, मतलब हम अपने से जो भी धर्म चाहे उस धर्म में जी सकते हैं, जो भी बेहतर हो उसको चुन सकते हैं, जो भी चीज हमको लगे कि ये हमारे हित में है उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू धर्म, मतलब हमारे धार्मिक रूप से हमको जो बेहतर लगे हम वो कर सकते हैं। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता भी है। लेकिन इससे दूसरे धर्म या संप्रदाय की आस्था को ठेस नहीं लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जोड़ना था कि इससे दूसरे और हम लोग, जैसे आप ये सवाल शायद हम एक वीडियो डाले थे उससे उठाए होंगे, तो उसमें मेरा संदर्भ ये था कि जैसे गोपालगंज के एसपी महोदय ने एक फरमान जारी किया, वो कहे कि गोपालगंज में जुलूस नहीं निकलेगा। उन्होंने नहीं जुलूस नहीं कहा। नहीं, उसके बाद उनके पीसी में आया था कि जुलूस में डीजे हथियार। ना विपुल बाबू, हम आपको यहाँ करेक्ट करेंगे, उन्होंने जुलूस में डीजे निकालने की पाबंदी की थी, तब आप लोग मतलब सारे नेता लोगों ने डीजे पर पाबंदी किया था। मान लिया, हथियार पे पाबंद लगाइए आप। हाँ। हथियार बिल्कुल गलत है, लेकिन आप डीजे पे पाबंद नहीं लगा सकते हैं। तो आखिर आंदोलन किया, सारे लोगों ने आंदोलन। हाँ, तो इसीलिए आंदोलन हुआ है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक लड़ाई ये है कि हम अपने राम के लिए, हम अपने आराध्य के लिए, हम अपने पूजे जाने वाले तमाम देवी देवताओं के लिए हम लड़ाई लड़े। और लड़ाई लड़ने का ही परिणाम है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है सर। लड़ाई लड़ने का ही परिणाम है कि बनारस में और विंध्याचल में कॉरिडोर बना है सर। लड़ाई लड़ने का ही परिणाम है कि आने वाले समय में मथुरा में मंदिर बनेगा सर, बनना चाहिए। यही लड़ाई है और इस लड़ाई को हम सांस्कृतिक लड़ाई मानते हैं, और यही हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 इजाजत देता है कि आप अपने धार्मिक लड़ाई के लिए, सांस्कृतिक लड़ाई के लिए मजबूती से खड़ा रहिए, लेकिन किसी दूसरे पक्ष को नाराज नहीं करना है। और हमको लगता है कि राम मंदिर बनने से कोई नाराज नहीं है। राम मंदिर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि एक आदमी, हम एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे, जब विपुल चौबे अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मान लीजिए कि विपुल चौबे अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो विपुल चौबे का सबसे पहला प्रतिमा कहाँ लगेगा? गोपालगंज में, यानी कि आपके जन्मस्थली पे आपका प्रतिमा सबसे पहले होना चाहिए। हाँ। तो यदि हमारे प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो उनका मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या गोपालगंज में बनेगा? हाँ। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म अगर मथुरा में हुआ है, तो उनका जो मंदिर है वो अगर मथुरा में बन रहा है, तो किसी को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आपके बाद से भारत नहीं, आगे विश्व के मुसलमान समाज आगे भी कहना है, यदि मोहम्मद साहब हमारे मोहम्मद साहब की पैदाइश मक्का मदीना में, बिल्कुल वहां है, मक्का में हुआ, उनका अगर वहां है, तो अगर उनका वहां है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अगर अजमेर में है, तो उनका दरगाह वहां है, तो फिर प्रभु श्री राम का अयोध्या में हुआ, चाहे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में हुआ, तो इसमें बुराई क्या है? सारे देश की समर्थन है भाई, यहाँ किसी को एतराज नहीं है। प्रभु श्री राम जितने आपके हैं, प्रभु श्री राम उतने ही हैं। प्रभु श्री राम जितने हिंदू धर्म के हैं, उतने ही इस्लाम के लिए हैं, क्योंकि राम रामाय नमः। तो तुम उस राम की पूजा करो जो राम का भी राम है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हम कहना चाहेंगे। चलिए विपुल जी। जी सर। एक मुद्दा बताइए, हम आपके माध्यम से लोगों को अच्छी जानकारी देना चाहते हैं, हम कोई व्यक्तिगत या जातिगत प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एक विद्वान क्या सोचता है किसी बात के बारे में। आपसे ये कहना है कि हिंदुत्व जो वर्ड है, हिंदुत्व क्या है और इसका पालन कैसे करना चाहिए? हिंदुत्व सर मेरे अनुसार संस्कृति, सभ्यता, संबंध का परस्पर मेल है हिंदुत्व। क्योंकि हम इसको आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे संस्कृति हम इसलिए कहे हैं कि हम लोग का जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म नहीं मतलब हिंदू सनातन धर्म है, जो हम लोग का हिंदू शब्द निकल के आया है, वो सर उसका तो इतिहास बहुत गहरा है, लेकिन हम इस बात को संस्कृति से इसलिए जोड़ रहे हैं ना सर, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे हम लोग का जब गन्ना कटता है, तो हम लोग गन्ना काट के एक ईंट का ढांचा बना रहता है, जिसको हम लोग छठी मैया कहते हैं, और छठी मैया को हम लोग
छठ पूजा को महापर्व की तरह मनाते हैं। तो संस्कृति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गन्ना जब कटा तो छठ आया, और छठ ही माई पे सबसे पहला गन्ना चढ़ता है, तभी जाता है चीनी मिल में। संस्कृति को जोड़ रहे हैं। गेहूं कटता है, दिवाली मनता है, धान कटता है, खिचड़ी मनता है। मकर संक्रांति के समय में जब धान लगभग कहीं कहीं बचा रहता है, जब कटना ही शुरू होता है तो उसका लावा वहां हम लोग चढ़ाते हैं। तो इसको सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, धान ये रूस में भी कटता है, धान ये अमेरिका में भी कटता है। वो सब लोग हिंदू हैं। और हम बता तो रहे हैं, जो लोग अपना मानक को लेके चल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हम जितना पढ़े हैं, हम जितना अपने आप में आत्मसात किए हैं, अनुभव लिए हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृति, सभ्यता और संबंध का परस्पर मेल है हिंदुत्व। और इसमें क्या है कि हमको पता है कि हमारी माँ कौन है, हमारे पिता कौन है, हमारे दादा कौन है, हमारी दादी कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी बीवी कौन है। ये चीज हमको हिंदुत्व बताता है। अगर शॉर्ट में बताना हो लोगों को कि हिंदुत्व क्या है, क्या कहेंगे आप? हिंदुत्व है सर, अकॉर्डिंग टू मी, हिंदुत्व है संस्कृति, सभ्यता और संबंध का परस्पर मेल है, वही है हिंदुत्व। इस चीज में हम लोग सीखते हैं कि हम क्या हमारा संबंध है, क्या हमारा संस्कृति है, क्या हमारा सभ्यता है, और क्या हम किस आचरण से रह रहे हैं, कहीं किसी को ठेस किसी बात का तो नहीं पहुंच रहा है। इन तमाम चीजों को कलेक्टिव वे में अगर हम देखेंगे तो किसी भी चीज को, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी बात का दुख ना हो, इस चीज को हम मानते हैं कि यही है हिंदुत्व। यही है ना? बिल्कुल। यानी कि वह जगह जहां सब लोग आपसी प्रेम भाईचारे के साथ बिल्कुल सामाजिक बना रहा है, वो जो नियम ये सिखाता है वही हिंदुत्व है। बिल्कुल सर। काश कि हमारा संपूर्ण देश हिंदुत्व के रास्ते पे चलता और यहाँ से मतभेद मिटता, मनभेद मिलता, और आपस में सब लोग जैसे विपुल चौबे रियाज अली साहिल के साथ बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहते हैं, जैसे हमारे गुंजन सिंह रियाज सर के साथ रहते हैं, जैसे कि हमारे अभिषेक दुबे जी रियाज सर के साथ रहते हैं, और एक दूसरे के साथ प्रेम और आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। यही भाईचारा हमारे देश में अगर आ जाए तभी हम कहेंगे हमारे देश में असली राम राज्य है, तभी हम कहेंगे हमारे देश में असली हिंदुत्व है। और इसी हिंदुत्व के पीछे तमाम पार्टियों को, सभी को जाना चाहिए। विपुल जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका हृदय से धन्यवाद। आपका राजनीतिक जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहे, और हम चाहेंगे कि गोपालगंज की धरती से एमएलए हैं, आप MP, CM और PM तक बने, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।